हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने क्लास 9th प्रीवियस ईयर पेपर 2023-24 का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आपको पता है हमने ऑलरेडी इसके 3 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, 2 सेक्शन बचे हैं, उन्हें हम आज जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक परमाणु के KLM कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। बी में पूछ रहा है Mg++ और Mg का इलेक्ट्रॉन विन्यास वितरण लिखिए। परमाणु संख्या Mg की दी हुई है आपको 12। तो ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला पार्ट 3 नंबर का, दूसरा पार्ट 2 नंबर का। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन KLM में कितने आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते की बात कर रहा है ये। तो K में आपके अधिकतर 2 ही आते हैं, L में आपके 8 आ सकते हैं और M में जबकि आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एज पर दी फॉर्मूला 2n²। तो क्योंकि उन्होंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, इसीलिए M वाले कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बी पार्ट में पूछ रहा है Mg++ और Mg का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो सबसे पहले Mg का लिखते हैं। Mg का परमाणु संख्या कितनी है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा KLM शेल में 2 8 2। अब आपसे Mg++ का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ रहा है। तो आपको पता है प्लस चार्ज कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए 2, तो इसके आखिरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 में से 2 इसने दान दे दिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। अब इसका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप 2 और 8। तो ये इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। इतना सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको चॉइस दे रखी है, या तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या नीचे वाला। इसमें बोल रहा है हीलियम, नियॉन तथा आर्गन की संयोजकता 0 होती है क्यों। तो बहुत आसान आंसर लिख सकते हैं आप इसमें, इनकी संयोजकता 0 क्यों होती है। तो आपको पता होना चाहिए हीलियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रही हूँ। हीलियम जो होता है उसके परमाणु संख्या होती है 2, तो उसके K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। नियॉन की परमाणु संख्या 10 होती है, तो उसके कक्ष में K और L में कितने आएंगे 2 8। आर्गन के 18 होती है, तो इसके K L और M कक्ष में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन 2 8 और 8। तो आप देख सकते हैं तीनों के ही भारी कक्ष पूरे भरे हुए हैं, तो ना ही इन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन दान देने की ज़रूरत है। तो आपको इसमें रीज़न भी लिखना है क्यों। तो आप लिखेंगे क्योंकि इन तीनों के ही बाहरी कक्ष पूरे भरे हुए हैं, तो ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता 0 होती है। बी में पूछ रहा है निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए। आप सिंबल लिखने हैं। तो सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है Si, चांदी सिल्वर का आपका होता है Ag, सल्फर का S और सोडियम का Na। और आपको ये बात याद रखनी है कि पहला लेटर कैपिटल लिखना है, दूसरा लेटर आपको स्मॉल लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 ए पार्ट पूछ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, रसधानियों का कार्य क्या है। बी पार्ट में पूछ रहा है निम्नलिखित का विस्तार रूप लिखिए। तो रसधानियों का क्या कार्य होता है, रसधानियां कोशिका में ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखती हैं। दूसरा आप इसका कार्य लिख सकते हैं, पादप कोशिका में जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें संग्रहित करने का भी कार्य ये आपका करती हैं। कौन, रसधानियां। अब आपसे बी में पूछ रहा है इनको विस्तारित रूप लिखना है। तो आपको पता है ATP का विस्तारित रूप क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और DNA का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और HCl क्या होता है, चिकनी अंतर्देही जलिका। तो इन तीनों के आपको विस्तारित रूप लिखने थे। अब इस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दी हुई है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है। दूसरा बोल रहा है परासरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। पौधों में किस कोशिकांग को कोशिकांग की रसोई कहा जाता है और क्यों। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषण होता है, राइबोसोम्स में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आपको आंसर क्या लिखना था, राइबोसोम्स। बी में पूछ रहा है परासरण किसे कहते हैं। तो आपको पता है अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से विलायक यानी कि पानी का उच्च सांद्रता विलायक से कम सांद्रता की ओर बढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं,
परासरण विधि कहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है उदाहरण भी लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं जब पानी में किशमिश रखते हैं तो वो फूल जाती है, यही इसका उदाहरण है। तीसरा पार्ट पूछ रहा है पौधे में किस कोशिकांग को कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट को पौधों में कोशिका की रसोई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिसके द्वारा पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आपको, एक गेंद को 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया और आपको जी की वैल्यू दी हुई है। तो अब पहले पार्ट में पूछ रहा है वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक वह जा सकता है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। बी पूछ रहा है पृथ्वी पर वापस सतह तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसे हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का पहले पार्ट में आपको u मतलब आरंभिक वेग दे रखा है कितना, 49 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। अब g की वैल्यू आपको दे रखी है, हमने माइनस में क्यों ली है, क्योंकि वो आपकी गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में जा रहा है। तो हमने यहाँ पर न्यूटन का समीकरण इस्तेमाल करा है, v² माइनस u² इक्वल टू 2gs। a या g एक ही बात है। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी थी, 0, u की कितनी थी, 49, 2 की वैल्यू रख दी, g की वैल्यू माइनस में रख दी और s रख दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको दूरी कितनी आएगी, 122.5 मीटर। तो इस प्रकार से आपको a पार्ट को सॉल्व करना था। अब पूछ रहा है समय कितना लगा, तो हम कोई ऐसा समीकरण चुनेंगे जिसमें समय आता हो। तो मैंने सबसे आसान न्यूटन का पहला समीकरण इस्तेमाल किया है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए टी की जगह हमने क्या लिया, जी टी। तो आपने सारी वैल्यूज़ रखी, u कितना था 49, g माइनस में था। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका समय आ रहा है 5 सेकेंड। बट क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसने पूछा था कुल समय कितना है। तो जब आपने एक गेंद को ऊपर फेंका तो उसे मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा, 5 सेकेंड। बट उसी हाइट स्पेस से वो वापस भी तो आ रहा होगा, तो उसे वापस आने में भी 5 सेकेंड का समय लगेगा। कुल समय कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 सेकेंड। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसीलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको चॉइस दी हुई है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना तो आप इसमें ये दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है दाब को परिभाषित कीजिए, उन कारकों को लिखिए जिन पर दाब निर्भर करता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है द्रव्यमान तथा भार में कोई 2 अंतर बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, दाब को परिभाषित कीजिए। तो अब दाब क्या होता है, दाब का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। तो इसी को आपको फॉर्मूले को लिखना है यहाँ पर। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया दबाव, ये आप लिख सकते हैं इसमें। अब वो पूछ रहा है ऐसे कारकों के नाम बताइए जिन पर दाब निर्भर करता है। तो दाब किस किस पे निर्भर करता है, प्रणोद पे क्योंकि वो उसके समानुपाती होता है, और किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे क्योंकि वो उसके विक्रमानुपाती होता है। अब द्रव्यमान तथा भार में भी आपसे 2 अंतर पूछे, आप लिख सकते हैं कोई भी 2 अंतर, आसान क्वेश्चन है ये। द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं जबकि भार को हम न्यूटन में मापते हैं। अब द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया कुल बल, जबकि भार क्या है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल, जिसे हम क्या लिखते हैं, F बराबर mg। पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता जबकि आपका भार शून्य हो सकता है। तो आप इसमें से कोई भी 2 अंतर लिख सकते थे। अब आपका लास्ट खंड है, खंड ड। आइए इसे भी देखते हैं। मीनू ने देखा कि जैसे जैसे एक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है उसकी स्थिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, इसलिए वस्तु के गिरते समय उसकी स्थिज ऊर्जा घटती रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। जैसे ही यह वस्तु जमीन पर पहुंचती है सारी स्थिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब 3 प्रश्न पूछ रहा है, जमीन के नज़दीक वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक तनित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, विद्युत बनाने वाली पवन चक्की में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए। अब आपसे सिंपल सी बात पूछिए, ये आपका क्या बोल रहा है, कोई भी चीज़ को हम अगर ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, तो जब कोई भी चीज़ ग्राउंड पर होती है तो आपकी उसकी स्थिज ऊर्जा वो होती है 0, और जबकि आपकी गतिज ऊर्जा हो जाती है मैक्सिमम, सबसे अधिक।
अब जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो आपकी स्थिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और जबकि गतिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाती है, 0। बट अगर हम बीच में किसी केस में बात करें, स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान भले ही अलग अलग हो, मगर अब जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा समान रहती है, गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा की। तो बोल रहा है ज़मीन के नज़दीक वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है कुल ऊर्जा कैसे निकालते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्थिज ऊर्जा। और इनका फॉर्मूला आपको लिखना है 12 mv² प्लस में mgh। यही आपको फर्स्ट पार्ट में करना था। यहाँ पे आप लिखेंगे कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिज ऊर्जा, और उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। अगले पार्ट में पूछ रहा है एक तनित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी। अब एक स्प्रिंग है, अगर आपने इसको खींच दिया है तो उसकी हाइट बढ़ गई है, ऊंचाई बढ़ गई है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा लगेगी आपकी, इसमें लगेगी स्थिज ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्थिज ऊर्जा। सी में पूछ रहा है विद्युत बनाने वाली पवन चक्की में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए। अब जब विद्युत बनाने वाली पवन चक्की, तो वो सबसे पहले आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आपको ये लिखना है इसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अब इसमें चॉइस आ रखी है, पूछ रहा है हमारे आसपास उपस्थित ऊर्जा के अनेक रूप क्या हैं। आप कोई भी 4 ऊर्जा के रूप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा, कोई भी आप 4 इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय करती हैं। जाइलम और फ्लोएम ऐसे ही जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। ये दोनों ही संवहन उत्तक हैं और एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। तो ये आपका उत्तक पाठ से किसके बारे में, जटिल उत्तक के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछ रहा है जाइलम में जीवित उत्तक का नाम बताइए। तो जाइलम में जीवित उत्तक क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में उपस्थित मृत अवयव का नाम लिखिए। तो फ्लोएम में मृत अवयव क्या होता है, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब इसमें सी पार्ट में पूछ रहा है जाइलम का कार्य बताइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है जाइलम मिट्टी से पानी और खनिजों के परिवहन में मदद करता है। अब इसमें भी चॉइस आ रखी है, 2 सी पार्ट में चॉइस आई है केवल। तो आप जाइलम का कार्य लिख सकते थे या सी पार्ट में फ्लोएम का कार्य बताइए आपसे पूछ रहा है। तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है, यह पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये परिवर्तन संरचना में परिवर्तन के बिना होते हैं और पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि बर्फ, पानी और जल वाष्प सभी अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग भौतिक गुण दिखाते हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपका पार्ट नंबर 1 से प्रश्न पूछा हुआ है, जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है। अब जलती हुई मोमबत्ती में आपके दोनों ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी और भौतिक परिवर्तन भी। बी पार्ट में पूछ रहा है पानी कितने रूप में पाया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पानी तीनों अवस्था में पाया जा सकता है, ठोस में बर्फ की तरह, द्रव में पानी, और आपका गैस में आप लिखेंगे वाष्प की तरह, जल वाष्प। सी में पूछ रहा है कोलॉइड क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो पता है विषमांगी मिश्रण होता है कोलॉइड, जहाँ पर विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कणों का आकार भी लिखना है जो कि वास्तविक विलयन से बड़ा होगा और निलंबन के कणों से छोटा होता है। अब इसमें पूछ रहा है उदाहरण दीजिए, तो आप उदाहरण लिख सकते हैं रक्त, दूध, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें भी चॉइस आ रखी है सी पार्ट में, टिंडल प्रभाव के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो टिंडल प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है हमें, सूर्य का प्रकाश जब घने जंगल से होकर गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ता है, उसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो अब ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे आप, प्रकाश की किरण दूध से होकर गुजरती हैं, प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देने लगता है, तो ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया। इसी के साथ हमने अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो
और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।